दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है कि हम जो ई दृष्टि से रिलेटेड बुक है कौन सी, नवत्र की, उससे जो है करंट अफेयर हम मई का जो उनकी बुक है, मई मंथ जो मई महीने की जो उनकी मासिक पत्रिका है उससे हम करंट अफेयर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और 1 से 2 वीडियो में ये अब ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे योजना और परियोजना, उसके साथ और क्या देखेंगे वो भी बताएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी रही लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पनडुब्बी वाघ शीर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं। ये नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पिन पनडुब्बी है। ठीक है, वाघ शीर के बारे में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने 18 मई 2023 को समुद्री परीक्षण शुरू किया है। इसको 20 अप्रैल 2023 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स MDL के कान्होजी आंग्रे वेट बेसिन में, वेट के समुद्र में उतारा गया। अब ये पूरा इसके बारे में और तथ्य भी दिए गए हैं कि इन पनडुब्बी के परीक्षणों के पूरा होने के बाद 2024 की शुरुआत में भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। इनका भी परीक्षण चल रहा है। अब प्रोजेक्ट 75 क्या है। इस प्रोजेक्ट के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का विकास भारत सरकार और फ्रांस सरकार दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है प्रोजेक्ट 75 क्या है, इसलिए रट लीजिएगा। फ्रांस की DCNS और भारत के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स यानी कि MDL में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। विंग्स इंडिया 2024 क्या है। विंग्स इंडिया 2024 यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं कि निम्न कथन ये सब दिए। ये पढ़ना जो है देर लगेगी तो यहाँ पे पहले विंग्स इंडिया के बारे में सीधे पढ़ लेते हैं। ये नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 18 से 21 जनवरी 2024 को ये होगा। कहाँ, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। किसके द्वारा आयोजित होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण और फिक्की के द्वारा होगा। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में तीव्र परिवर्तनों के अनुरूप एक अनुकूल मंच को प्रदान करना है। ठीक है, इसके बाद है भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना। ये इंपॉर्टेंट है, पहली पॉड टैक्सी परियोजना है। इसकी शुरू कहाँ की जाएगी, ये तो उत्तर प्रदेश। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है इसलिए। निर्माण शुरू कहाँ से होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद मई 2023 में यमुना प्राधिकरण के द्वारा और इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नोएडा फिल्म सिटी एवं पॉड टैक्सी कहाँ पर संचालित होगी ये बता रहे हैं। तो ये नोएडा फिल्म सिटी बनेगी। आपको पता है इसके बारे में मीटिंग भी ली थी UP के मुख्यमंत्री जी ने। स्थित और जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच, हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच में ये पॉड टैक्सी संचालित की जाएगी। इस परियोजना के वर्ष 2024 के अंत तक इसे पूरा हो जाएगा। ये पॉड टैक्सी ऐसे विद्युत वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं, याद रखना। पॉड टैक्सी किसे कहते हैं, जो बिना ड्राइवर के चलते हैं, विद्युत वाहन। गीता कर्मिकुला बीमा योजना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। गीता कर्मिकुला बीमा योजना पूछी जा रही है यहाँ पर। तो ये जो है ये किससे रिलेटेड है, ये देखिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में ताड़ी निकालने वाले, ताड़ी शराब जैसी होती है, एक नई बीमा योजना गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है। और कितनी राशि का बीमा कवर देने वाली है, तो ये 5 लाख रुपए। कितनी राशि का दोस्तों, 5 लाख रुपए का बीमा कवर देगी। ये तेलंगाना के द्वारा है। ठीक है, किसानों के लिए है, ताड़ी निकालने वालों के लिए। इसके बाद है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना से रिलेटेड है। तो ये योजना जो है वो उत्तराखंड में चलेगी। कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना 3 मई 2023 को उत्तराखंड सरकार के द्वारा मंजूरी मिल गई इसको। राज्य के युवाओं को विदेशों में कैरियर बनाने के लिए मदद प्रदान करेगा। ये योजना अंतर्गत पहले चरण में क्या होगा, चयनित युवाओं को हॉस्पिटैलिटी और नर्सिंग क्षेत्रों में उनकी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। राज्य के युवा नागरिकों के लिए लाभ मिलेगा इस योजना के तहत। इस योजना में मुख्य लक्ष्य विदेश में कैरियर बनाने के इच्छुक युवाओं को तैयार करना है, उनके कौशल उसी के अनुरूप विकसित भी करना है जो चयनित उम्मीदवार को टिकट और वीज़ा दिलाने में मददगार होंगे। चयनित उम्मीदवार को उस देश की भाषा, संस्कृति, कार्य नैतिकता में प्रशिक्षित किया जाएगा जहां वे काम करना चाहते हैं। थैलीसीमिया बाल सेवा योजना का तीसरा चरण है, इसके बारे में पूरा यहाँ पे बोला जा रहा है। इसका शुभारंभ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने किया 8 मई 2023 को विश्व थैलीसीमिया दिवस पर। तो 8 मई को आप समझ जाइए क्या होता है, विश्व थैलीसीमिया दिवस होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना है। योजना
का जो समर्थन है वो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के रूप में होती है। तीसरा चरण है ये देखिए हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो होती हैं इसके हीमोफीलिया के अंतर्गत करने वाली संस्थाओं को कोल इंडिया लिमिटेड से सीधे 10 लाख रुपए की शुल्क दर पर पैकेज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके साथ थैलीसीमिया बाल सेवा योजना 2017 में ये योजना शुरू हुई थी। 2023 में इसका दूसरा चरण पूरा हो गया। ये सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और इस कार्यक्रम के तहत क्या है, दो चरणों में भारत, इसके बारे में 1 मिनट दोस्तों, भारत के 10 इम्पैनल्ड अस्पतालों में थैलीसीमिया रोगियों के लिए 356 अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किए गए। बोन मैरो प्रत्यारोपण होते हैं थैलीसीमिया वाले रोग के लिए नॉर्मल बच्चे से। ठीक है, तीसरे चरण के शुभारंभ के अवसर पर सिकल सेल के लिए ICMR द्वारा विकसित मानक उपचार वर्कुल्फा भी जारी किया गया। ठीक है, और ये थैलीसीमिया एक वंशानुगत रोग होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और हीमोग्लोबिन का स्तर इसमें कम हो जाता है सामान्य से। ये इसकी पहचान है, खून की कमी हो जाती है। मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार योजना, ये किससे रिलेटेड है, तो ये MP से रिलेटेड है। 5वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ये पुरस्कार देने की योजना की गई है। MP में 1 मई 2023 से शुरू हुई। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा में स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने इनकी घोषणा की और विद्यार्थियों को उत्कृष्ट नवाचार हेतु पुरस्कृत करने के लिए ये जो है योजना चलाई गई है। इसमें पहले पुरस्कार में 51,000 मिलेंगे, दूसरे में 31 और तीसरे में 21,000 रुपये। सांत्वना में जो है 11,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसके अलावा बच्चों का जो मेंटर होगा, मेंटोर जिसे कहते हैं शिक्षक, बच्चों के पुरस्कार की 20% राशि पुरस्कार स्वरूप अलग से दी जाएगी। ठीक है, ये है बच्चों को जो पुरस्कार मिलेगा उसकी 20% मान लीजिए। ठीक है, 11,000 रुपये बच्चे को मिल रहे हैं, तो 2,200 रुपये जो है वो किसे मिलेंगे, उसके मेंटोर को, जिसने उसको इस चीज़ के लिए आगे बढ़ाया है। विवाद से विश्वास योजना जो है 17 अप्रैल 2023 को कोविड-19 अवधि के लिए किस प्रकार के उद्यमों को राहत देने के हेतु विवाद से विश्वास की योजना शुरू की गई है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जिसे MSME भी हम लोग कहते हैं, उनके लिए है 17 अप्रैल 2023 को वित्त विभाग के द्वारा, मतलब जो लोग जो है जैसे ब्याज जो अपना ऋण नहीं चुका पा रहे हैं तो उनके लिए ये योजना चलाई गई है। ये 22-23 में भी थी और 23-24 में भी चलाई गई है। ये देखिए इसके अंदर कर देखिए पूरा लिखा, जब्त की गई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का 95% वापस हो जाएगा, बोली सिक्योरिटी का 95% वापस। तो इस चीज़ का ये है, काटे गए जो भी आपका उसका मतलब आपको विश्वास हो जाए कि वापसी राशि पर कोई ब्याज दे नहीं होगा, तो ये चीज़ें इसमें दी हुई हैं कि आप अगर अपना, इसमें ये रहता है कि लोन अगर लिया है, आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो कुछ % आपको देना होता है, जो पर जिन कुछ क्राइटेरिया तय हैं, ऐसा कुछ है इसमें। ठीक है, तो ये वो है योजना। अटल पेंशन योजना मई 2015 में शुरू की गई थी और 31 मार्च 2023 तक कुल कितने नामांकन किए जा चुके हैं, तो ये जो है इसका है 5.20 करोड़ से अधिक जो है नामांकन इसमें किए जा चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की श्रेणी के तहत वार्षिक 32 बैंकों को वार्षिक लक्ष्य जो है वो किया गया है इसमें, ये सब है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर ये संशोधित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं, ये पूछ रहे हैं। तो ये जो है 27 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ और लॉन्च मुंबई से हुआ। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसमें क्या है कि 9,000 करोड़ रुपए 23-24 के केंद्रीय बजट में कितने 1.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान करने पर इस योजना में सुधार किया जाएगा। ये इसमें सहायता मिल रही है और इस योजना के तहत। ठीक है, अब इसमें आते दीनदयाल, इस योजना को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर लीजिएगा। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का तीसरा चरण, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में ये है कि किस राज्य में इस योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी गई, तो MP में। ठीक है, MP में दे दी गई। 25 चलित रसोई केंद्र और 20 नवीन स्थायी रसोई केंद्रों का निर्माण होगा MP सरकार के बारे में 25 अप्रैल 2023 को। इस योजना की क्या उद्देश्य है, ज़रूरतमंदों को किफ़ायती दर पर पौष्टिक भोजन ये देते हैं। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 2017 में 51 नगरीय निकायों में 56 केंद्र बने थे, दूसरे चरण
जो है वो 26 फरवरी 2021 को शुरू किया गया था। दूसरे चरण में 52 जिले मुख्यालयों में 94 एवं 6 धार्मिक नगरों में कुल 100 रसोई केंद्रों का विस्तार किया गया था। धार्मिक देखो चित्रकूट, ओंकारेश्वर और अमरकंटक, ओरछा, महेश्वर, ये सब हैं ही, आपको पता है एमपी में। तो दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के अंतर्गत यही है कि जो ज़रूरतमंद है उन्हें कम दाम पर किफ़ायती पौष्टिक भोजन प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ गंगा मिशन के लिए 8 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। तो जो 8 परियोजनाएं हैं स्वच्छ गंगा मिशन, ये 18 अप्रैल 2023 को इसको मंजूरी दी गई। और इसमें से देखिए 7 घाटों के विकास की परियोजना है। प्रयागराज में वर्ष 2025 में लगने वाले महाकुंभ की यहाँ पे तैयारी के दृष्टिगत ये किया गया है इस चीज़ को, ठीक है। तो इसमें ये सब है। उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित 407 करोड़ रुपए लागत की उद्देश्य यमुना नदी को सहायक नदी हिंडन की सफाई भी, नदी जो यमुना की सहायक नदी है हिंडन, इसकी भी सफाई होगी। अन्य परियोजनाएं बिहार और मध्य प्रदेश के लिए एक जल मल शोधन प्रबंधन परियोजना को मंजूरी मिली है और भी इसमें सब ये दी हुई हैं, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में हरिद्वार के घाट के विकास के लिए एक परियोजना भी स्वीकृत की गई है। तो इस तरह से है। एक पंचायत एक खेल का मैदान, ये परियोजना कहाँ शुरू की गई है? 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य में ये परियोजना शुरू की गई? तो ये केरल में शुरू की गई है। एक पंचायत तो एक खेल का मैदान वहाँ होना चाहिए हर पंचायत में। शुभारंभ स्थल जो था कल्लीकड़ था। पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए 19 अप्रैल 2023 को। और इस परियोजना का उद्देश्य प्रत्येक पंचायत में उच्च गुणवत्ता वाला खेल का मैदान स्थापित करना। क्वेश्चन से ही आप समझ गए। परियोजना के प्रारंभिक चरण में 113 पंचायतों की पहचान और उसमें 3 वर्ष के भीतर खेल के मैदान का निर्माण कर देना है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या है, 450 स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा। अब ऑपरेशन और अभियान जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिलता है। तो चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया? तो वो है म्यांमार। म्यांमार में चक्रवात आया मोचा, माँ से म्यांमार, माँ से मोचा, और उन्होंने जो हमारे यहाँ भारत ने ऑपरेशन चलाया वो था करुणा। तो ये क्या था, मई 2023 में आया था। प्रभावित लोगों को म्यांमार सहायता भारत द्वारा चलाया गया था म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा। इस अभियान के तहत भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक, कौन सा जहाज गए, शिवालिक, और फिर कमोरता और सावित्री, 3 जहाज गए थे। शिवालिक, कमोरता और सावित्री द्वारा खाद्य आपूर्ति, आवश्यक दवाएं और आपातकालीन राहत सामग्री पहुंचाई गई। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और चक्रवात मोचा के बारे में, इसका नाम यमन के द्वारा सुझाया गया कि इसका नाम ये रख दिया जाए। म्यांमार में दस्तक देने वाले इस चक्रवात को भारत मौसम विज्ञान द्वारा अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बंगाल की खाड़ी से उभरा ये चक्रवात 1982 के बाद अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सबसे मजबूत अल सीजन चक्रवात के रूप में दर्ज किया गया। तो इसको चक्रवात मोचा को भूलिएगा मत, ये क्वेश्चन आ सकता है। सूडान में सामरिक विचार हेतु भारतीय वायुसेना का सूडान से रिलेटेड है ये, तो इसका अभियान चला। तो ये कौन सा चला? तो सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अभियान जो चला, ऑपरेशन कावेरी। कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन कावेरी। 24 अप्रैल 2023 को प्रारंभ हुआ। भारतीय विदेशी मंत्रालय के समन्वय से वायुसेना और नौसेना के संयुक्त संचालन से सूडान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए और 3862 लोगों को सुरक्षित भारत लाया गया था। और 5 मई 2023 को ऑपरेशन कावेरी को समाप्त कर दिया गया। इसका नाम दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कावेरी के नाम पर रखा गया। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है और इस नदी की देवी कावेरी अम्मा के रूप में पूजा भी की जाती है, ठीक है। ये है यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। ये पूरा है। 3 से 4 मई को अपने अंतिम चरण में भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर ये गया था। 24 घंटे में ये नॉन स्टॉप ऑपरेशन के बाद ये सुरक्षित वापस लौट आया था। तो ये पूरा ये दिया हुआ है सूडान में जब हमारे नागरिक फंस गए थे, ठीक है, उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए। अब ये पूरा यहाँ पे लिखा है। सूडान की सेना के कमांडर जनरल अल्देल फतह अल बुरहान और अर्धसैनिक रैपिड फोर्स कमांडर जनरल मोहम्मद हमदान दंगालों के मध्य सत्ता को लेकर संघर्ष जारी था, इस वजह से। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे दिया है। फिर ये पूरा विमान के बारे में दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ गया सम्मेलन और समारोह। G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक के बारे में बात हो रही है। कहाँ पर हुई? तो ये श्रीनगर में की गई, ठीक है, कार्यकारी बैठक।
कहाँ, श्रीनगर में की गई। किसकी अध्यक्षता है इस बार, भारत की। 22 से 24 मई के बीच की गई। उद्देश्य क्या था, आर्थिक विकास को मजबूत करना और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना और क्षेत्र में स्थायी विकास को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर ये है, ठीक है, G20 की जितनी भी बैठक हो रही है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 के बारे में। ये कहाँ आयोजित हुआ, तो ये हुआ नई दिल्ली में। एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ 18 से 19 मई के बीच। इसकी थीम याद कर लीजिएगा, क्या है, अशरिंग इन अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है, अशरिंग इन अ सस्टेनेबल फ्यूचर। भारत अमेरिकी रक्षा नीति समूह की 17वीं बैठक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो 17वीं बैठक जो है इसकी का आयोजन जो है वो वाशिंगटन DC में हुआ। कहाँ पे हुआ, भारत अमेरिका रक्षा नीति की बैठक का वाशिंगटन DC अमेरिका में है। और देखिए 17 मई 2023 को हुआ। भारत के रक्षा सचिव गिरधर अरमाने और US अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी डॉक्टर कॉलिन केहन ने की इसकी अध्यक्षता। और वही जब रक्षा आप समझ लीजिए अमेरिकी रक्षा नीति से तो दोनों पक्षों की रक्षा, हमारे देश की रक्षा को लेकर, इसको लेकर, इसके प्रति सजग होने के लिए इस बैठक को किया गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है पेपर अरेबिया से रिलेटेड कि ये क्या चीज़ है। तो मई 2023 में पेपर उद्योग की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पेपर अरेबिया कहाँ आयोजित की गई, तो ये दुबई में आयोजित की गई। इंपॉर्टेंट है ये पेपर अरेबिया, 16 से 18 मई के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है पेपर उद्योग से रिलेटेड। इस प्रदर्शनी को भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और भारतीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ ने सहयोग दिया था, ठीक है। ये प्रदर्शनी जो है पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा आयोजन कहा जाता है। 2007 में ये प्रदर्शनी शुरू हुई थी। ये आयोजन पेपर टिश्यू और पेपर बोर्ड के निर्माताओं को एक मंच पर लाता है, ठीक है। इसमें 30 कंपनियों ने, भारतीय मंडप के तहत 30 कंपनियों ने भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है G20 अनुसंधान और नवाचार पहल के समूह की सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ, तो दीव में हुआ, दमन दीव से रिलेटेड हुआ। 18 मई को हुआ और मुख्य विषय था एक समतामूलक समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट जो है बैठकें जो है याद कर लेना। वैश्विक स्वास्थ्य विषय पर विज्ञान विशेषज्ञों समूह की बैठक जो है वो कहाँ पे संपन्न हुई, तो ये लक्षद्वीप में संपन्न हुई। कौन सा द्वीप था लक्षद्वीप का, बंगाराम द्वीप था। 1 से 2 मई के बीच और G20 अध्यक्षता के तहत थी। उन्नत कृषि तकनीक, पोषक खाद्यान्न, भोजन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इन सब पर विचार यहाँ पर इसमें किया गया, मानसिक स्वास्थ्य और इन सब को लेकर। अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आयोजन जो था वो नई दिल्ली में किया गया है और किसके द्वारा, विश्व वेद परिषद और परमार्थ निकेतन के द्वारा 29 से 30 अप्रैल 2023 के बीच नई दिल्ली में किया गया और वेदों की प्रासंगिकता और उसके महत्व के बारे में बात की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन। इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ आयोजित की गई, तो ये मुंबई में की गई, इंडिया कॉलिंग। और 29-30 अप्रैल को इंडियन मर्चेंट चैम्बर के द्वारा राइजिंग इंडिया, थीम ये थी राइजिंग इंडिया विकास के लिए साझेदारी आमंत्रित करना, राइजिंग इंडिया विकास के लिए साझेदारी आमंत्रित करना। और इसमें पीयूष गोयल जो थे इन्होंने इसको संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चेक गणराज्य और पोलैंड जैसे छोटे देशों की कंपनियों के योगदान को भी रेखांकित किया, कि बताया कि ये लोग हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं या ये हमारे लिए कितना साथ दे रहे हैं। SCO विदेश मंत्री परिषदियों की SCO से रिलेटेड है बैठक जो है उसका आयोजन हुआ और कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन जो है पणजी गोवा में हुआ। भारत अध्यक्षता SCO की 4 से 5 मई 2023। जयशंकर विदेश मंत्री जी हैं, इनकी अध्यक्षता में ये हुई। SCO के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। विदेश मंत्रियों की बैठक, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर फिर इसके बाद ये जो आगे के क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए यहीं पे रोक रही हूँ। 29वां द्विवार्षिक अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन, ये अगली वीडियो में बताऊंगी। वीडियो अगर आपको इस टाइप की अच्छी लग रही तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इससे क्या होता है, बहुत सारे हमारे क्वेश्चन जो होते हैं तैयार हो जाते हैं। अगर हम कोई बुकलेट को पूरा पढ़ लेते हैं, खुद नहीं पढ़ पाएंगे, अगर वीडियोज़ आप देखते रहेंगे तो आपकी अपने आप बुकलेट तैयार हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लग रही लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।